हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां हम PYQs एनालिसिस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पेपर 1 पार्ट 1 यानी कि हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा से जुड़े प्रश्नों को, जो कि 2024 में पूछे जा चुके हैं। इसी के थ्रू हम ये भी जानेंगे कि आने वाले सालों में या इस साल CGPSC 2025 में किस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं अभिषेक कुमार आप सबके लिए एम सिविल सर्विसेज में CGPSC, UPSC और व्यापम में इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करता हूं। साथ ही अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं बताता चलूं कि मैंने UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा ऑप्शनल एंड मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ मुझे कई सालों का अनुभव है UPSC एंड CGPSC स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए सेवन 9994168881 नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर कर लूंगा। इसके अलावा आप चाहे तो हमारे संस्थान एम सिविल सर्विसेज के एड्रेस, जो कि है चौबे कॉलोनी, भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, गीता नगर, नियर करबला तालाब, जो पुराना नाम था अब सर्वानंद सरोवर है, आप वहां आ सकते हैं। जैन मंदिर के पास हमारा संस्थान है, फर्स्ट फ्लोर पे आप आइए और आपको जो भी गाइडेंस है, जरूरत है, वो सब हम आपको देंगे। और जो लोग UPSC या PSC आने वाले सालों में देना चाहते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, इंफॉर्मेशन ये है कि हम बहुत जल्द ही नए बैचेस लॉन्च कर रहे हैं अप्रैल माह से। उसकी अधिक जानकारी आप हमारे संस्थान में आकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का होगा, जिसमें पहला प्रश्न जो है वो 4 नंबर का, यानी एक नंबर के 4 सब पार्ट्स हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न का पहला हिस्सा है कि दो समान मूल स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो समान मूल स्वर। ठीक है, जब भी हम समान मूल स्वर की बात करते हैं तो समान मूल स्वर यानी स्वर जितने होते हैं, उनमें से एग्जांपल लेते हैं अ प्लस अ, इनके मिलने से क्या बनेगा। ठीक है, ई प्लस ई के मिलने से क्या बनेगा, तो अ प्लस अ से आ बनेगा, ई प्लस ई से बड़ी बनेगी। तो बेसिकली दो समान मूल स्वर है। ठीक है, अ और अ, ई और ई, तो इनसे मिलके क्या बन रहा है, समय आपको ज्यादा लग रहा है, आ यानी दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, दो समान मूल स्वरों के मिलने से बनने वाले स्वर को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ है, लंबा समय लग रहा है ना आपको बोलने में। दूसरा, संयुक्त स्वर क्या होता है, तो ठीक है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि अ जो है वो किन दो स्वरों के मिलने से बना है, ये आपको बताना है। ठीक है, संयुक्त स्वर का मतलब होता है कोई भी दो अलग अलग तरह के स्वर मिलकर जो बनते हैं, उन्हें भी संयुक्त स्वर कहते हैं। इसको भी वैसे संयुक्त स्वर कह सकते हैं, पर क्योंकि समान मूल स्वर पूछा है इसलिए यहाँ पे दीर्घ स्वर होगा। इसका आंसर होगा अ का या तो आ लीजिए या फिर आ लीजिए प्लस अ करिए। ठीक है, तो अ इज इक्वल टू आ प्लस ओ, या फिर अ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यूज हो सकता है, अ प्लस आ ओ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ला अंतरस्थ व्यंजन है अथवा ऊष्म व्यंजन है। तो अंतरस्थ व्यंजन जो होते हैं वो है य, र, ल, व। ठीक है, तो ल है, ल क्या है, अंतरस्थ व्यंजन है। ठीक है, अंतरस्थ व्यंजन है, अंतरस्थ। ठीक है, इसके बाद ऊष्म जो होते हैं ना, वो होते हैं श, श, ये वाले। ठीक है, हाँ, ये सब आएंगे।
आपके ऊष्म, ठीक है, व्यंजन में। अब ए पूछ रहा है, ए ध्वनि का उच्चारण स्थान लिखिए। तो ए जो है ना, जब हम बोलते हैं तो ए जो है कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। बड़ी और जो ए है वो ई और ए से मिलके बना है, सो छोटी ए और ए ई से, तो ए हो गया। तो यहां से कंठ का भी इस्तेमाल होता है, तालु का भी। तो क्या आंसर होगा? कंठ और तालु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को के रेखांकित अंश में प्रयुक्त कारक का नाम लिखिए, ठीक है। तो पहला है निधि लेखनी से पत्र लिखती है, तो इसमें पूछ रहा है लेखनी से अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। लेखनी से पत्र लिखती है, से, ठीक है। तो जब हम ये बात पूछ रहे हैं कि निधि लेखनी से पत्र लिखती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक से, ठीक है। करण कारक की वजह से वहां पे सा का यूज हो, ठीक है, से का। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। पहला वाक्य है इस गांव में घर घर यही कहानी है, ठीक है, अथवा इस गांव के घर घर में यही कहानी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस गांव के घर घर में यही कहानी है, ठीक है। ये पूरा पूर्ण वाक्य नहीं बन रहा है, क्योंकि इस गांव में घर घर यही कहानी है, हर घर की यही कहानी समझ में आता, पर क्योंकि घर घर बोल रहा है मतलब अलग एक एडजेक्टिव दिखा रहा है, तो ठीक है, घर घर के हिसाब से ये पूर्ण वाक्य नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा इस गांव के घर घर में यही कहानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस वाक्य में अव्यय संबंधी दोष नहीं है, केवल इसे ही दे दो, ठीक है। एक वाक्य ये है केवल इसे ही दे दो, और दूसरा वाक्य है मात्र 2 रुपए में क्या मिलेगा, ठीक है। केवल इसे ही दे दो पूर्ण नहीं हो रहा है, जबकि यहां पे पूछ रहा है अव्यय संबंधी दोष किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है। मात्र 2 रुपए में क्या मिलेगा, पूछ प्रश्न है कि सिर्फ 2 रुपए में क्या मिलता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश का कारक कौन सा, ये बताना है। तोता पिंजरे में बैठा है, ठीक है, पिंजरा है, मात्र 2 रुपए में क्या मिलेगा, और केवल इसे ही दे दो। पिंजरे में पूछ रहा है, ठीक है, पिंजरे में। जब हम पिंजरे में पूछ रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है, ठीक है, मतलब उस समानार्थक शब्द। और दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द। तो पहले देखिए एक एक ही पूछ रहा है, ज्यादा मत लिखिएगा, एक एक ही लिखिएगा। मारीची, ठीक है, दूसरा कौमुदी, फिर नियति और फणींद्र, ठीक है। तो फणींद्र किसे कहते हैं, नागराज को या शेषनाग को या वासुकी को, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी आंसर लिख सकते थे। फिर इसके अलावा आपका नियति का पर्यायवाची हो जाएगा भाग्य, नियति होती है। शेषनाग, कौमुदी का चांदनी, ठीक है, चांदनी का कौमुदी, कौमुदी का चांदनी। और मारीची यानी किरण, ठीक है, किरण मारीची का होता है। अब विलोम पूछ रहा है तो अकेले का या तो आप समूह आंसर दे सकते हैं, दुकेला भी दे सकते हैं, ठीक है, या संग दे सकते हैं। कोई अकेला है, एलोन है, तो फिर कोई ग्रुप में होगा, ठीक है। उच्छिष्ट का क्या मतलब होता है, उच्छिष्ट का मतलब होता है कि बचा हुआ खाना, ठीक है। एक मीनिंग ये होता है जो कि बचा हुआ भोजन हो गया या जूठा भोजन हो गया, जूठा भोजन, तो जूठे का या फिर बचेगा ताजा, पुराना है बासी उसका ताजा, लेकिन इसका सही हो जाएगा अनुचिष्ट, ठीक है, अनुचिष्ट। फिर आता है भौतिक, तो आध्यात्मिक, हम बोलते हैं ना कि जो फिजिकल है और एक है स्पिरिचुअल, वही चीज है। फिर निर्विकल्प और एक सविकल्प, ठीक है, मतलब कोई ढंग का विकल्प नहीं, उसका सविकल्प एक अच्छा विकल्प। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तत्सम शब्द लिखना है और नीचे तद्भव रूप लिखना है इन शब्दों का, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्या, अंगरखा, संस्कृति, कौड़ी और खप्पर। देखिए
तत्सम पूछ रहा है तो अंगरखा का होता है अंगरक्षक। ठीक है, संस्कृति खुद एक तत्सम शब्द है, तो इसका कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कौड़ी और खप्पर। ठीक है, तो अंगरखा अंगरक्षक संस्कृति क्योंकि वापस ओरिजिनली तत्सम है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। कौड़ी का कपर्दिका, ठीक है, और खप्पर का खरपर, ये हो गया तत्सम। अब मुंडक, ठीक है, मंडूक यानी मेंढक, लोचन यानी आंख, ठीक है, फिर श्रृंखला यानी सांखला या बोल सकते साठ, ठीक है, तो ये हो गया। और लक्षपति का लखपति, मंडूक का मेंढक, लोचन का लोचन दिया है, यहां पे आंख लिख लीजिएगा, आंख, श्रृंखला का सांकल और लक्षपति का लखपति। ठीक है, अगला पूछ रहा है प्रश्न 5वां कि द्वंद्व समाज को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखना है। और दूसरा प्रश्न निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह करते हुए उनके नाम भी बताने हैं। जन्मांध और राजा रानी। ठीक है, जन्मांध मतलब होता है जन्म से अंधा, यही पूछा है। विग्रह करते हुए उसके नाम बताने हैं। जन्मांध यानी जन्म से अंधा, और राजा रानी यानी राजा और रानी। ठीक है, राजा और रानी। द्वंद्व समास क्या होता है? देखिए, द्वंद्व समास वो समास होता है जिसके दोनों पद, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला और दूसरा लेटर समान रूप से प्रधान होते हैं, मतलब दोनों हेड होते हैं। ठीक है, दोनों में से कौन में इंपॉर्टेंट है ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। और विग्रह करने पर बीच में और अथवा एवं का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। ठीक है, फिर पूछा जन्मान जन्म से अंधा, यह तत्पुरुष समास लेकिन अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, और राजा रानी यानी राजा और रानी, और है तो द्वंद्व समास है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, प्रश्न पूछा था, तो द्वंद्व समास क्या होता है? और। ठीक है, अगला स्वर संधि को परिभाषित करते हुए उसके कोई दो उदाहरण लिखना है। ठीक है, स्वर संधि को बताते हुए दो उदाहरण लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। तो वाकजाल और मनोहर, मन और मन को हरने वाला मनोहर, ठीक है, और वाकजाल जो वाक से बोलता हो जाता। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाकजाल का वाक प्लस जाल यानी व्यंजन संधि है, और मन धन हर मनोहर विसर्ग संधि है। ठीक है, हम जब बात कर रहे हैं स्वर संधि की, तो स्वर संधि क्या होती है? जब दो स्वरों के बीच संधि होती है। ठीक है, किसी भी दो स्वर को जोड़ा जाए, चाहे आ धन अ जोड़ो या फिर अ धन अ जोड़ो, किसी को भी जोड़ने पर, दो स्वरों को जोड़ने पर जो संधि होती है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल विद्या धन आलय, ठीक है, देव धन इंद्र देवेंद्र, विद्यालय विद्या धन आलय, आ और आ जुड़ रहा है। ठीक है, देव अ और ई जुड़ रहा है, देवेंद्र हो रहा है, इसे आप स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपसर्गों में से एक एक शब्द की रचना करनी है। तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगने वाला उपसर्ग होता है, जो उस शब्द का मीनिंग में कुछ एडिशन या एड ऑन करता हो। प्रत्यय क्या होता है? जो बाद में लगता हो। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्ययों से एक एक शब्द बनाना है, और यहाँ पे आपको रचना किससे करनी है? उपसर्ग, इन शब्दों से। ठीक है, तो उपसर्ग जब भी हम बात करें तो पहले लगेगा, जैसे अभी, अभिप्राय, ठीक है, अभिनव। ठीक, तो ये है आंसर। देखिए, अभी अभिमान हो गया, अभिप्राय हो गया, अभिनव हो गया, परा से पराजय हो गया, पराजित हो गया, उप से उपकार हो गया, हाँ ठीक है, उपहास हो गया, फिर अव से अवगुण हो गया। तो एक एक पूछा है, एक एक ही लिखिएगा, जो सवाल में पूछा जा रहा है बस उतना ही लिखना है आपको। ठीक है,
फिर पूछ रहा है आओ, प्रत्यय की बात हो रही है ना, प्रत्यय यानी बाद में लगता है, तो कमाओ, कम धन आओ, कमाओ, ठीक है। आलू, दयालु, दया धन आलू, दयालु। हार, ठीक है, मनोहार या होनहार, ठीक। ईया, खटिया, पीढ़िया, तौलिया, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चरित शब्द युग्म के अर्थ भेद स्पष्ट करने हैं, ठीक है। इन दोनों में देखिए एक जैसा शब्द दिख रहा है आपको, देखने में सिमिलर लगेंगे लेकिन मीनिंग अलग अलग। प्रदीप, प्रतीप, ठीक है, प्रदीप मतलब उल्टा, प्रदीप मतलब दीपक। तरणी और तरणी, तरणी मतलब सूर्य, ठीक है, और ये तरणी मतलब नौका। स्वजन यानी कि श्वान, कुत्ता, और स्वजन यानी कि परिजन, खुद के लोग, ठीक है। सूत और सूत, ठीक है, ये सूत यानी धागा, कपड़ा जो बोल दे, और सूत यानी पुत्र, जैसे कुंती, सूत पुत्र, ठीक है, एग्जाम्पल लेते, कुंती पुत्र, कुंती सूत, तो ये एग्जाम्पल है। कर्ण जो थे, तो प्रदीप दीपक, प्रदीप यानी उल्टा या विपरीत, तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव या नौका, स्वजन यानी कुत्ता, स्वजन यानी परिजन या अपने लोग, और सूत यानी पुत्र या बेटा, और सूत मतलब धागा, धागा या कपड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखना है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट जो दिया है उसे एक शब्द में बताना होगा। ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, ठीक है, तो ना कि बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत गर्म है, तो क्या होगा, समशीतोष्ण, मतलब बोला जाए तो एक लेवल पे ही उसकी गर्मी होती है, ठीक। जो क्षमा पाने लायक ना हो, ठीक है, उसके बाद जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो और जिसके मर्म हृदय को चोट पहुंची हो, ठीक है। जो क्षमा पाने लायक हो वो क्षम्य, जो क्षमा पाने लायक ना हो वो अक्षम्य, जो बाएं हाथ से तीर चलाता हो सव्यसाची, या दोनों हाथ से चलाता हो उसे भी सव्यसाची ही कहते हैं। इसके अलावा जिसके मर्म को चोट पहुंची हो, ठीक है, मर्म को चोट पहुंचना मतलब मर्म आहत, मर्म आहत या हृदय आहत, हृदय को आहत हुआ है, ठीक है। समशीतोष्ण, क्षम्य, सव्यसाची और मर्माहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं हमको, ठीक है। गड्ढा लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये होता है गड्ढा, ठीक है। सीधा साधा लिखा, ठीक है। फिर महत्व, ये महत्व हो जाएगा मां, ठीक है, दो आधा आधा तो है, ठीक, यहाँ एक ही तो है आधा, माननीय नहीं होगा, माननीय होगा, सीधा, सीधा और साधा, ठीक है। साधा होगा ना, ये साधा नहीं होगा, साधा होगा, सीधा साधा, ठीक है। अब जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाई निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप लिखना है। पहला स्टेटमेंट है, उसका पैर गर्म आग पर पड़ गया, ठीक है, आग वैसे ही गर्म होती है तो उसको अलग से कोई चीज या विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं होती है, तो गर्म नहीं होगा यहाँ पे, उसका पैर आग पे पड़ गया, ठीक है। दूसरा, काल चक्र का पहिया निरंतर घूमता है, काल चक्र, चक्र मतलब पहिया, तो काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, ये हो जाएगा शुद्ध, ठीक है। देखिए शुद्ध रूप गड्ढा, ठीक है, आधा ड ध, फिर सीधा साधा, महत्व आधा त आधा त व, और माननीय, माननीय नहीं होता, माननीय होता है। उसका पैर आग पर पड़ गया, ठीक है, आग पर पड़ा मतलब पहले ही गर्म पड़ चुका है, या उसका पैर गर्म पर पड़ गया वो भी लिखते तो भी सही होता। काल चक्र निरंतर घूमता है, ठीक है, काल का पहिया निरंतर घूमता है तो भी सही होता, ये काल चक्र निरंतर घूमता रहता है, ये सही है, इस स्टेटमेंट के हिसाब से बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों या वाक्यांशों में प्रयुक्त विराम चिन्ह के नाम लिखने हैं आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है, देखिए सदन, संसद में 2 सदन है, पहला हाइफन जो दिया है, ठीक है, निर्देशात्मक, राज्यसभा और लोकसभा के बाद पूर्ण, ठीक है, पूर्ण विराम। फिर यहां देखिए निम्नलिखित का परिचय दीजिए, निम्नलिखित का परिचय दीजिए, ये स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप या पूर्ण विराम, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, एक निर्देशात्मक हो गया ये, जिसे हम हाइफन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हो गया पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। यहाँ पे सिर्फ एक फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों के अर्थ बताने हैं, ठीक। गूलर का फूल होना मतलब एक तरह से गायब होना, बहुत मुश्किल से मिलना कोई चीज, ठीक है। डकार जाना यानी कि पूरी तरह से खत्म कर देना किसी चीज को, एकदम फिनिश कर देना या मतलब समाप्त कर देना। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब है कि कुछ और काम करने आए थे और कुछ और काम करने लगे, ठीक है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, इसका मतलब है कि भाई जो जिसके अंदर प्रेम नहीं होता है बहुत ज्यादा, तो वो, ठीक है, ज्यादा लंबा टिक नहीं पाता है, वो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता है। तो बेसिकली गुलर का फूल होना यानी दुर्लभ होना, बहुत मुश्किल से कोई चीज मिलना। डकार जाना समाप्त करना, हड़प लेना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उद्देश्य से भटक जाना, मतलब जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं करना, कुछ और करना। ओछे की प्रीत बालू की भीत यानी कमजोर संबंध जो है ना टिकाऊ नहीं होते हैं, इसका ये मतलब है। और ये देखिए योजक चिन्ह, रेखांक, या फिर हम उसको निर्देशात्मक चिन्ह भी बोलते हैं, और पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित रचनाओं के लेखकों के नाम बताने हैं, ठीक है। और दूसरा इसी का पार्ट बी क्या बोल रहा है कि ये जो चीजें लिखी हुई हैं इनके प्रश्नों के उत्तर, जैसे महाभारत में द्रुपति के रचनाकार कौन थे, धन बहार के छाव में कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम लिखना है, नरेंद्र कौशिक अमसेनवी के किसी एक छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह का नाम लिखना है, और डोकरी की कहानी बाल कहानियों के रचयिता या रचनाकार कौन है ये बताना है। देखिए सुराज गीत जो है वो द्वारका प्रसाद तिवारी का लिखा हुआ है। फिर बात करें पड़ाव 5, तो ये लाला जगदलपुरी की कहानी है, मतलब लाला जगदलपुरी के कृत्य है, ठीक। फिर दुखिया गरीब किसान पंडित सुंदरलाल शर्मा की लिखी हुई किताब है, और हंस जो है ना विमला चौबे की काव्य रचना है। उर्मिला शुक्ला की लिखी हुई है महाभारत में द्रौपदी, ठीक है, द्रौपदी के बारे में बताया गया। फिर धन बहार के छाव में, ये किसने लिखा है, ये लिखा है सुधा वर्मा ने। फिर पूछा गया था कि नरेंद्र कौशिक की किसी किताब का नाम, तो माटी महक गईस, ठीक है, माटी बदबू मारने लगा या महक गया, या ठीक है माटी महक गईस। और लास्ट में पूछ रहा है डोकरी की कहानी किसकी रचना है, तो शिव शंकर शुक्ल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। पहला है गियर्सन ने वीर गाथा काल को किस नाम से पुकारा था, ठीक है। तो वीर गाथा काल जो है गियर्सन के द्वारा दिया गया, वो अराउंड 700 से लेके 1300 के बीच का टाइम पीरियड है, और इसे उन्होंने चारण काल के नाम से बोला, ठीक है, चारण काल। ये देखिए 700 से 1300 ईस्वी के बीच में, और क्या नाम से बोला गया, चारण के नाम से, ठीक है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस फ्रेंच विद्वान का समझा जाता है, उनका नाम हमको बताना है। तो जो हिंदी साहित्य की बात होती है तो गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे, जिनकी किताब या जिनकी रचना इस्तवार द ला लिटेरव्यू एंडुस्तानी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास माना जाता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया था, उसका नाम बताना है। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिए गए कालखंड का नाम। तो पहला है आदिकाल जो 1000 से 1400 के बीच में है,
पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर वर्तमान काल। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है हिंदी साहित्य के युगों के नामांकन पर 100 शब्दों में एक सारगर्भित लेख लिखना है या टिप्पणी लिखना है। तो टिप्पणी आप खुद लिखिएगा। बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे हिंदी के एंशिएंट आइडियोलॉजिस्ट हैं, थ्योरिस्ट हैं, ठीक है, विचारक है, जिन्होंने अलग अलग अपने तरीके से कालखंड या नामकरण बताया है। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं लिखने के लिए। टिप्पणी आपको 100 शब्दों में खुद करनी है। ठीक है, कुछ शब्द 100 शब्दों में करनी है। ठीक है, खुद से करिएगा। अगला है कि काव्यों में अनंत रूप से में प्रकृति हमारे समान आती है, कहीं मधुर सुसज्जित या सुंदर रूप में, कहीं रुखे बेडौल या कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, और कहीं उग्र कराल या भयंकर रूप में। सच्चे कवि का हृदय उसके उन सब रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चिर साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है। ठीक है, जो केवल प्रफुल्ल प्रसन्न प्रसाद के सौरभ संचार मकरंद लोलुप मधुरकर के गुंजार कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख स्पर्श समीर की ही चर्चा किया करते हैं। ये ठीक है, ये पूरा एक बार मैं थोड़ा देर छोड़ देता हूं, आप पढ़ लीजिए एक बार। ये एक ठीक है एक लेख है छोटा सा, इसको आपको पढ़ के फिर उत्तर देना है। ठीक है, तो ये पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप इसका आंसर अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, मुझे जो लगा इसको पढ़ने के बाद कि इसका क्या टाइटल होना चाहिए, उचित शीर्षक होना चाहिए, मैं बता रहा हूं। गद्यांश का सारांश आपको खुद लिखना होगा। ये सबका अपना अपना सोच होता है। इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको जो भी लगता हो उसको 1/3 हिस्से में, यानी अगर मान लेते हैं 100 शब्द में है तो आपको 30-35 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, अगर 75 शब्दों में है तो 25 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो इसको बेसिकली समराइज करना है, जीस्ट बनाना है। तो इसका जो उचित शीर्षक मुझे लगता है वो ये है कि प्रकृति और कवि का दृष्टिकोण। ठीक है, आपके हिसाब से जो भी आप इसका शीर्षक देना चाहते हो या टाइटल देना चाहते हो दे सकते हैं। ये मेरा आइडिया है। अगला है कि फिर से अपठित गद्यांश पढ़िए ये, और उसके बाद उत्तर देना है। ठीक है, तो पॉज करके आप ये अपठित गद्यांश पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो क्वेश्चन पेपर अपने साथ रखिए और उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। अब पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि भक्ति आंदोलन की कोई एक विशेषता लिखिए। ठीक है, तो विशेषता बतानी है। तो बेसिकली क्या बोल रहा था, भक्ति जो आंदोलन था वो अखिल भारतीय था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय। फिर आंध्र प्रदेश में पूछ रहा है सेकंड जो है, कृष्णोपासना के संकेत कब से मिलते हैं। तो इससे ये जो आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। तो आंसर इसका बता दो 2री शताब्दी से, उसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच भक्ति आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो ये था तमिलनाडु में। और फिर पूछ रहा है कि चंडीदास का संबंध भारत के किस प्रांत से रहा है। तो ये रहा बंगाल से। और बाकी व्याख्या आपको करनी है 100 शब्दों में। तो ये जब पूरा पढ़ लेंगे तो अपने हिसाब से इसे समराइज करिएगा और इसे एक अलग एंगल के थ्रू आंसर प्रस्तुत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया था हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है शासकीय पत्रों के कोई 8 प्रकार लिखना है। प्रेस विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं ये भी बताना है। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है कि अधिसूचना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करते हुए इसका प्रारूप लिखना है। लेकिन जब प्रारूप लिखे तो किसी का नाम नहीं लिखिए, अपना नाम या कोई भी नाम आप यूज नहीं करिएगा। शहर का नाम भी यूज मत करिएगा। उसकी जगह पे आप चाहे तो ABC अवध स कुछ भी लिख सकते हैं। आपको अपना नाम वगैरह नहीं लिखना। ठीक है, वर्जित है।
चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पूछा था कि शासकीय पत्र क्या होता है। शासकीय पत्र क्या है? एक आधिकारिक लिखित बयान है जिसे कंपनियां, संगठन या व्यक्ति मीडिया पत्रकारों को, ठीक है, किसी महत्व खबर, उत्पादन, लॉन्च या घटना की जानकारी देने के लिए करते हैं। ये बेसिकली प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति से आप क्या समझते हैं? तो प्रेस विज्ञप्ति का डेफिनेशन ये है कि प्रेस विज्ञप्ति एक तरह का आधिकारिक लिखित बयान है जो कंपनियां, संगठन या व्यक्ति, मीडिया जो है, पत्रकार को किसी महत्वपूर्ण खबर, उत्पादन, लॉन्च या घटना की जानकारी देने के लिए करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रेस विज्ञप्ति। अब पूछा है कि भाई शासकीय पत्र के प्रकार, तो उसके 8 प्रकार पूछे। आवेदन पत्र, ठीक है, एप्लीकेशन जो हम बोलते हैं, निवेदन पत्र, आदेश पत्र, ऑर्डर, ठीक है, परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, अनुस्मारक और लास्ट में अर्ध सरकारी पत्र, यानी कि डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, सेमी ऑफिशियल लेटर भी बोलते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा था, ये क्या पूछ रहे हैं? अधिसूचना से आप क्या जानते हैं? तो अधिसूचना क्या होती है? अधिसूचना एक प्रकार का राजपत्रित या ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन है जिसका उपयोग सरकार द्वारा नियम, नियुक्तियां, ठीक है, स्थानांतरण या महत्वपूर्ण कानूनी निर्णयों के सार्वजनिक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अधिसूचना क्या है? एक आधिकारिक राजपत्रित सूचना है, यानी गजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसका एक प्रारूप मैं आपको दिखा दूं, सैंपल है, इस तरह का है अधिसूचना का प्रारूप। विभाग का नाम लिखिएगा, अनुविभाग का नाम लिखिएगा, संख्या, स्थान, दिनांक, फिर अधिसूचना में क्या आप देना चाह रहे हैं, क्या चीज सूचित करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे, यानी मैटर, फिर आज्ञा से, फिर पदनाम, और लास्ट में कहाँ पे पब्लिश हो रहा है, लास्ट में फिर आज्ञा से या, ठीक है, उपनाम। ये एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे सैंपल आपको यूट्यूब पे या आपको गूगल में मिल जाएंगे, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं? टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं ये पूछ रहा है। टिप्पणी लेखन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए एवं उसके प्रकार भी बताइए। प्रतिवेदन किसे कहते हैं और प्रतिवेदन की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। यहां भी अगर आप कुछ उस तरह का प्रतिवेदन का एग्जाम्पल या सैंपल दे रहे हो तो वहां भी आप अपना नाम, पता या कुछ भी ऐसा चिन्हित नहीं कर सकते हैं जो कि आपका इंडिविजुअलिटी, आइडेंटिटी बताए, ठीक है, आपके व्यक्तित्व सामने उजागर करे। वैसे कोई भी अनावश्यक तथ्य आपको नहीं लिखना है, यानी रोल नंबर वगैरह नहीं लिख सकते हैं, नाम नहीं लिख सकते, कुछ भी नहीं। अगर आप एक सैंपल दे भी रहे हैं प्रतिवेदन का तो ठीक है, वैसे जरूरत नहीं है इसमें। तो सबसे पहले देखिए टिप्पणी किसे कहते हैं। तो टिप्पणी किसी विषय पर लिखी गई आधिकारिक राय या विचार को टिप्पणी कहते हैं, ठीक है, रिमार्क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो टिप्पणी के विशेषताएं क्या क्या है? संक्षिप्त होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में होता है, एकदम ब्रीफ होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, ठीक है, सब्जेक्टिव होता है, स्पष्ट होता है, ठीक है, बहुत ही क्लियर होता है, लॉफुल होता है, विधिकता के साथ होता है, और निर्देशात्मक, डायरेक्शनल होता है, क्या डायरेक्शन देना है वो भी बताता है। अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं? शॉर्ट नोटिंग जिसे हम सूक्ष्म टिप्पणी कहते हैं, सिंपल नोटिंग या सामान्य टिप्पणी, ठीक है, सिंपल रिमार्क जिसे हम कहते हैं, फुल नोटिंग यानी कि संपूर्ण टिप्पणी, विभागीय टिप्पणी यानी सेक्शनल टिप्पणी, ठीक है, रूटीन या नित्य क्रमिक टिप्पणी, अनौपचारिक टिप्पणी, अनऑफिशियल, और ठीक है अनुषांगिक टिप्पणी यानी सब्सिडियरी टिप्पणी, नोटिंग, ठीक है। तो ये उसके टाइप्स है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि प्रतिवेदन क्या होता है, तो प्रतिवेदन घटना का विवरण क्या है? विवरणात्मक विवरण है। इसकी विशेषताएं क्या है? वस्तुनिष्ठ होता है, क्रमबद्ध होता है, स्पष्ट होता है, और क्रमबद्ध प्रतिवेदन वह लिखित दस्तावेज है जो किसी घटना, कार्य, योजना या समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता हो, ठीक है, विवरण करता हो पूरी तरह से। यह किसी विषय पर गहन जांच या पूछताछ के बाद तैयार किया जाता है, बेसिकली रिपोर्ट की तरह है, ठीक है, जिसका तथ्यों, आंकड़ों और निष्कर्षों का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण मिलता है, ठीक है। तो प्रतिवेदन की विशेषता है कि स्पष्टता, यहीं से दिख रहा है आपको, बोल रहा भाई स्पष्ट मिलता है, निष्कर्ष मिलता है, स्पष्ट मिलेगा, संक्षिप्तता मिलेगी मतलब ब्रीफ मिलेगा,
बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, निष्पक्ष होगा, ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे पूछताछ के बाद तैयार, जांच या पूछताछ के बाद तैयार किया जा रहा है, तो वो निष्पक्ष होगा, ठीक है, किसी भी पक्ष का नहीं होगा। और लास्ट में तथ्यात्मक होगा, ये यहीं लिख ही रहा है, ठीक है, किसी विषय पर गहन जांच के बाद होता है, तो क्या होगा, निष्कर्ष देता है, तो तथ्य आंकड़ों को निष्कर्ष के रूप में प्रदान करता है। तो ये उसकी विशेषता है प्रतिवेदन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछले साल, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखने हैं। तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग, ठीक है, रिमोट यानी कि दूर, ठीक है, और सेंसिंग मतलब संवेदन, तो दूर संवेदी, ठीक है, सुदूर संवेदन या फिर दूर संवेदी, कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फिर पूछा है अंडर सेक्रेटरी, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी यानी अवर हो जाएगा, सेक्रेटरी के नीचे है, ठीक है, सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरी के नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा, अवर सचिव हो जाएगा। फिर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड दिखाना किसी के प्रति, मतलब अपनी निष्ठा दिखाना, इस तरह का। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाते हैं, उपदान देके या उपहार देके, ठीक है। और एटेस्टेशन, एटेस्ट करवाना बोलते हैं ना, सत्यापित करवाना या साक्षी बनना कि हाँ मेरे सामने हो रहा है। सेल्फ अटेस्ट सुने होंगे आप लोग, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ अटेस्ट करना होता है, यानी खुद का सिग्नेचर कि हाँ मैं साक्षी हूं कि मैं जो दे रहा हूं वो डॉक्यूमेंट एकदम सही है, सत्यापित है, कुछ भी गलत फॉल्स उसमें जानकारी नहीं मिलेगी आपको, या प्रमाणन भी बोलते हैं। फिर इंग्लिश बोल रहा है कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यह प्रस्ताव बिल्कुल नियमानुकूल है, ठीक है, तो यह प्रस्ताव कैसा है, नियमानुकूल यानी कि लॉफुल है। तो बेसिकली दिस प्रपोजल इज कंप्लीटली एज पर रूल, या फिर लॉफुल भी आप बोल सकते हैं, दिस प्रपोजल इज कंप्लीटली लॉफुल। फिर आएगा सेकंड स्टेटमेंट, आपका मामला अब भी विचाराधीन है, ठीक है, विचाराधीन है यानी कि अभी उस पर सोचा विचार किया ही जा रहा है, तो स्टिल अंडर कंसिडरेशन है, तो मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। फिर बोल रहा है कि कृपया पावती भेजिए, ठीक है, पावती यानी एक्नॉलेजमेंट, तो प्लीज सेंड द एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और लास्ट में बोल रहा है कि कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर ले, ठीक है, तो द ऑफिस शुड नोट इट केयरफुली, ठीक है, ये होगा उसका मतलब बोला जाए तो आप इसका अनुवादन, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो ये था हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए हैं, उसको मैंने आपके साथ साझा किया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी हमको देखने को मिले, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि आप सबसे पहले तो जब भी पढ़ाई करें तो किसी भी किताब से पढ़ें, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो मार्केट में सबसे अच्छी किताबों में से एक है वो विनय कुमार पाठक जी और विनोद कुमार वर्मा की हिंदी संपूर्ण व्याकरण की किताब है, उसको आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ी की भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें से आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तो स्वर पढ़िएगा, ठीक है, व्यंजन, ठीक है, फिर शब्द, ठीक है, शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ पढ़ना होगा। इसके अलावा आप पढ़िएगा कि कुछ कृतियां, वर्क्स, ठीक, कुछ कृतियां या कुछ वर्क्स, तो ये कुछ सैंपल टॉपिक्स हैं जो आप करिएगा, ठीक है, बेसिकली। और साथ ही साथ इसके अलावा पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इनको पढ़िएगा, ठीक है, वन वर्ड वाले भी पढ़िएगा।
ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, वैसे तो वो किताब आप एक बार पढ़ेंगे तो ही उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल उसके थ्रू मिल जाएगा। उसके अलावा आप डेली प्रैक्टिस करिए। तो हमारे YouTube चैनल में हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं 5 वर्ड्स डेली, आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों के देंगे, और साथ ही साथ कम से कम 2 लेखकों के नाम डेली रिवाइज करवाने के लिए हम आपको रील्स या शॉर्ट वीडियोस के फॉर्मेट में हम आपको डिलीवर करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको तैयारी में थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह के और वैल्यूएबल इनपुट्स हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेंटरशिप के लिए भी, क्लासेस के लिए भी। हमारा पता मैंने आपको बता दिया, फिर से बता देता हूं। हमारा पता है भगिनी मंडल, 1st फ्लोर, रिक्रिएशन रोड, गीता नगर, चौबे कॉलोनी, नियर जैन मंदिर, या आप अगर टाइप करें करबला तालाब, उसके पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप चाहें तो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं इस नंबर के माध्यम से। व्हाट्सएप करिएगा, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात करूंगा अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और अपने ज्ञान को और वृद्धि करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।